हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 7 का सोशल साइंस यानी कि ज्योग्राफी का हमारी दुनिया भाग 2 चैप्टर नंबर 5 है बिन पानी सब सोन। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, पानी के कौन कौन से स्रोत हैं, सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, उसका उपयोग क्या है। उत्तर में लिखेंगे, पानी के निम्नलिखित स्रोत होते हैं। पहला पॉइंट है भूमि के अंदर का जल, जिसे हम कुआं या हैंडपंप कहते हैं, ये आपको पता ही है। सेकंड पॉइंट है नदियाँ, और थर्ड पॉइंट है पहाड़ के बर्फ़ जो गल कर के पानी बनते हैं और नदियों में पहुंच जाते हैं। उसके बाद आपको फोर्थ याद रखना है तालाब, तथा पांचवा पॉइंट है झरना। ये सब क्या होते हैं, हमारे पानी के स्रोत रहते हैं। पानी की बात करते हैं तो पानी का सबसे बड़ा स्रोत जो है समुद्र है। इसका उपयोग है कि उसमें बड़े बड़े जलयान चलाकर उससे देश विदेश से व्यापारिक सामान मंगाया और भेजा जाता है, जिसको हम आयात और निर्यात कहते हैं। समुद्र के जल से नमक बनता है, ये भी आपको पता है। नमक का सूत्र होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड होता है NaCl कहते हैं, इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। समुद्र जल में मछलियाँ मिलती हैं और जो मछुआरों को रोजी और मांसाहारियों को भोजन देती हैं। समुद्र में शंख, सीपी, कौड़ी आदि अनेक सामान मिलते हैं। सीपी से मोती मिलता है, मूंगा भी समुद्र से ही मिलता है। तो ये सब हमारे जो सबसे बड़ा स्रोत था पानी का, यहाँ से हम ये चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर सेकंड है, ज़मीन के नीचे का जल स्तर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, इसे बनाए रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। उत्तर में लिखेंगे, ज़मीन के नीचे जल स्तर को बनाए रखने के लिए हम गांव के आसपास तालाब और गड्ढा बनाएंगे। उसमें एकत्र जल में मछली पालन करने और ज़रूरत के अनुसार सिंचाई भी करेंगे। इसी का पानी रिस रिस करके ज़मीन पे जाता रहेगा और ज़मीन का जल स्तर बना रहेगा। तो ध्यान में रखना है, जब भी हम पानी को इकट्ठा करते हैं तो जो पानी होता है वो नीचे पृथ्वी के अंदर पोर होते हैं। गैसीकत्व के कारण वो क्या होते हैं, पानी के अंदर धीरे धीरे जाते रहते हैं। जो हमारा वाटर रिचार्ज होता है वो रिचार्ज होता रहने की वहाँ पे जल जो है एकत्र होता है और जल हमारा स्तर बना रहता है। वर्षा जल को एकत्र कर पाइपों के सहारे ज़मीन के अंदर तक भेजा जा सकता है। इसमें जल स्तर, इससे भी क्या हो सकता है, जल स्तर हमारा बना रह सकता है, जिसको हम वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। अपनी छतों पे पानी रोक करके पाइपों के माध्यम से उसको आप गड्ढों में होते हुए या तालाबों से होते हुए पृथ्वी के अंदर डाल सकते हैं, जिससे आपके जल स्तर को वहाँ पे सुधारा जा सकेगा, जहाँ पे जल स्तर का गिरावट देखने को मिल रही होगी। लेकिन यह काम सबको करना होगा, एक के करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो ध्यान में रखेंगे, ये कार्य जो होगा सभी लोग को करना होगा, एक के करने से ये सब होने वाला नहीं है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि आप अपने दैनिक जीवन में जल कहाँ कहाँ एवं कितना उपयोग करते हैं, सूची बनाइए। इसमें से कहाँ कहाँ मित्य व्ययिकता बरत कर इसका उपयोग को कम कर सकते हैं। यानी कि कम मित्य व्ययिता का मतलब होता है कम से कम पानी को गिरा करके, मतलब पानी की ख़राब होने से बचा करके या उसको बरत करके आप उसका उपयोग कम कर सकते हैं। इसके बारे में भी बताना है। उत्तर में लिखेंगे, सबसे पहले पॉइंट 1 नंबर डालेंगे कि सवेरे शौच में 5 लीटर पानी उपयोग होता है, ये डेली की बात करते हैं। दूसरा है स्नान के तौर पे 10 लीटर, फिर कपड़ा साफ करने में 20 लीटर, पीने में 2 लीटर और संध्या शौच में 5 लीटर। इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे। इसमें से हम नहाने, कपड़ा साफ करने में कुछ बचत कर सकते हैं। इन सभी पानी को बेकार नहीं जाने देंगे, इसको किसी बर्तन में एकत्र कर उससे फुलवारी की सिंचाई करेंगे या घर की धुलाई कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आप पानी की बचत कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ नंबर 40 पर दिए गए चित्रों में से कौन कौन सी आदत सही है और कौन कौन सी आदत गलत है।
तो ध्यान रखना, आपने चित्र में देख लेना है। तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा है, चित्र में लड़का बाल्टी से पानी निकाल कर नहा रहा है। यह अच्छी आदत है क्योंकि इससे पानी की बर्बादी नहीं होती है। जबकि आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, समरसेबल से डायरेक्ट नहाने लगते हैं, तो वहाँ पे पानी काफ़ी मात्रा में बर्बाद होता है। दूसरे चित्र में की बात करते हैं तो नल को खोल करके छोड़ दिया गया है। बाल्टी में पानी भरकर बेकार बह रहा है। यह आदत गलत है क्योंकि पानी की बर्बादी हो रही है। तीसरे चित्र में दिखाया गया है कि लड़का नल को खोलकर ब्रश कर रहा है और पानी बेकार गिर रहा है। यह आदत भी गलत है क्योंकि पानी इससे बर्बाद हो रहा है। नीचे चौथे चित्र में आप देख पा रहे होंगे, और पांचवें चित्र में भी लड़का क्या है, बाल्टी में पानी लेकर के नहा रहा है और एक लड़का लोटा में पानी लेकर के दातुन कर रहा है। ये दोनों आदतें जो हैं अच्छी हैं क्योंकि इन दोनों प्रकारों में पानी की बचत हो रही है। प्रश्न नंबर 5 है, यदि आपके गांव में 2 दिन तक पानी ना रहे तो सोचिए और सूची बनाइए कि आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती है। तो उत्तर में लिखेंगे, सबसे पहले तो मुझे शौच की परेशानी होगी। उन दोनों दिन हम नहा भी नहीं पाएंगे। भोजन बनाने के लिए कहीं दूर कुएं या हैंडपंप से पानी लाना पड़ेगा। उसी पानी से बर्तन भी साफ किया जाएगा। कुल मिलाकर के कहे तो मिला जुला कर काफ़ी हमको कठिनाई होने वाली है इस प्रकार से। तो आप सभी को ध्यान रखना है, पानी की बचत करते ही रहना है। प्रश्न नंबर 6 है कि जल के वितरण को स्पष्ट कीजिए। जल का संरक्षण आवश्यक है, कैसे और क्यों? तो आपको पता है कि पृथ्वी का जल विचित्र रूप से वितरित है। लगभग 71% जो जल है वो समुद्र अपने गर्भ में रखे हुए है। यह जल ना तो कृषि के काम आता है, ना ही पीने के योग्य है। पीने योग्य जल केवल छत्रक, पहाड़ों के बर्फ, भूमिगत जल, झील, नदियाँ, वायुमंडल के जल, कृषि कार्य तो होता ही है और पीने के भी काम आता है। यही जल मानवोपयोगी है, लेकिन इसका दोहन आसान नहीं होता है। भूमिगत जल को कुआं खोदकर या हैंड पंप धंसाकर पानी निकालते हैं। वायुमंडल के जल के लिए बादल बनने और फिर वर्षा होने तक का प्रतीक्षा करनी पड़ती है। छत्रक और पहाड़ों पर बर्फ गर्मी आने पर ही पिघलते हैं और नदियों के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं। नदियाँ भी हर गांव में नहीं होती हैं और उनसे भी जल निकालकर हम हर गांव तक पहुंचाना कठिन कार्य है। सबसे आसानी से प्राप्त होने वाला जल जो है भूमि के अंदर का जल है। तालाब का जल भी उपयोग करना आसान होता है, अतः इसे हम इन्हीं जलों का संरक्षित करना चाहिए। भूमि के अंदर की जल की कमी ना होने पाए या फिर बढ़ता जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, वर्षा के जल को किसी भी तरीके से भूमि के अंदर तक पहुंचा दिया जाए। छत पर के वर्षा के जल को पाइपों के सहारे भूमि के जल स्तर तक पहुंचा सकते हैं या तालाब और गड्ढों में जल एकत्र करेंगे जो धीरे धीरे रिस करके भूमि के अंदर जाते रहते हैं। यदि जल एक बार समाप्त हो जाए तो बहुत दिनों तक प्रतीक्षा के बाद जल प्राप्त होता है। इसी कारण जल का संरक्षण आवश्यक है। प्रश्न नंबर 7 है कि प्रमुख शहरों महासागरों के नाम विश्व के नक्शे पर दर्शाइए। तो आपको पता है कि विश्व में मुख्यतः 4 महासागर हैं। कौन कौन सा है? हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है और आर्कटिक। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, ये आपके 4 महासागर हैं और इनको यहाँ पे देख पा रहे होंगे कहाँ कहाँ पे हैं। चारों पॉइंट है जो कि विश्व है, हमारा वर्ल्ड जो मैप है उस पर दर्शाया गया है। तो पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा हिंद महासागर है, जैसे इसमें बोला है। फिर उसके बाद प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक। प्रशांत महासागर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पे आपका अटलांटिक महासागर मिलेगा और यहाँ पे आपका आर्कटिक महासागर। ये ध्रुवों पे है, यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा जमती है, इसलिए इसका नाम आर्कटिक महासागर है। और ये अटलांटिक महासागर तीसरा हो जाएगा, जबकि प्रशांत महासागर 2 और यहाँ पे 2 पॉइंट पे देख पा रहे होंगे। तो दोनों तरफ से आपका वर्ल्ड मैप में प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 8 है कि भारत में मीठे पानी की झीलें कहाँ है पता कीजिए और इससे किस किस राज्य में ये अवस्थित है। तो उत्तर लिखेंगे, भारत में मीठे पानी की झीलें निम्नलिखित हैं। पहला तो आपको ध्यान रखना है, डल झील इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है पाया जाता है, ये हमारा जम्मू कश्मीर या श्रीनगर में है। ठीक है, दूसरा है नैनी झील, ये कहाँ पे है, ये नैनी झील आपका उत्तराखंड में पड़ेगा। तीसरा है कांवर झील जो कि बेगूसराय बिहार में है। और चौथा है बरैला झील जो कि
लखीसराय बिहार में है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कांवर झील बेगूसराय बिहार का, और दूसरा हो जाता है बरैला झील जो कि लखीसराय बिहार में है। ये 2 झीलों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है यह भी, बुलर झील जो कि बुलर झील है, पिछौला झील है, लूनर झील है, कोलरू झील है, फतेह सागर झील है आदि मीठे पानी की झीलें हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि ज्वार भाटा क्या है, ये किस प्रकार से उत्पन्न होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना है समुद्र का पानी जब ऊपर उठे और तटवर्ती भूमि को डुबो दे तो इसे हम ज्वार कहते हैं। फिर यह समुद्र जल कम होकर पीछे लौट जाए तो इसे हम भाटा कहते हैं। ठीक, यानी कि जो हमारा लहरें ऊपर उठती हैं उसको हम ज्वार कहते हैं, और जो रिटर्न होकर के वापस जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। यह जो क्रिया होती है प्रतिदिन होती रहती है। पहली बार ज्वार उठता है, पहले ज्वार उठता है उसके बाद भाटा आता है। सूर्य और चंद्रमा के किसके वजह से होता है, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ध्यान में रखेंगे सूर्य और चंद्रमा, ये चीज़ गलत नहीं लिखी गई, सही लिखी गई है। तो जो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है उसके कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे काम नहीं करता है। यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण महीनों में क्या है 2 बार ज्वार और भाटा आता है। अर्धमासिक ज्वार कहा जाता है, जिसे बल पर बड़े बड़े जहाज, जिसके बल पर क्या होते हैं बड़े बड़े जहाज है आंतरिक पत्तनों तक पहुँच जाते हैं, फिर वह भाटा के समय लौटकर समुद्र में चले जाते हैं। तो इन्हीं की सहायता से जो अर्धमासिक ज्वार आता है, इन्हीं की सहायता से जो बड़े बड़े जहाज भी होते हैं वो क्या होते हैं, उसी के माध्यम से वो पत्तन जो होते हैं नीचे जो आपका कोस्ट एरिया बनना होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और फिर जब ये रिटर्न होते हैं भाटा जो होते हैं, और ये महीने में 2 बार आता है। तो एक अर्धमासिक होता है और एक मतलब 15 दिन पे होगा, दूसरा 15 दिन पे। तो इसलिए महीने में 2 बार ये ज्वार और भाटा आता है। पहले ज्वार आएगा फिर भाटा। प्रश्न नंबर 10 है जल चक्र किसे कहते हैं। उत्तर लिखेंगे पृथ्वी पर अवस्थित जल का व्याप्त बनना, वाष्प में बदलना और फिर वर्षा के रूप में बरस करके पृथ्वी पहुंचना, जल बनना आदि क्रिया को जल चक्र कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है जो हमारी जल रथ पृथ्वी पर जो अवस्थित जल है वो क्या होता है, वाष्प बन के ऊपर उड़ती है, फिर जाकर बादल बनती है, और बादल के बाद पुनः यह संघनित होते करके फिर से नीचे बरसती है वर्षा के रूप में। इसी को हम जल चक्र कहते हैं। ये क्रिया जो होती है हमेशा चलती रहती है पृथ्वी से और मतलब कि वायुमंडल में। इस प्रकार से क्रिया को हम जल चक्र कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 11 है समुद्र के जल में तैरना मुश्किल है क्यों। तो आपको पता होना चाहिए जो समुद्र जो का जल होता है वो खारा होता है। समुद्र की बात करते हैं तो समुद्र के जल में हमेशा तरंगें उठती रहती हैं। ऐसी स्थिति में तैराक अपने को संभाल नहीं पाता है, अपने को संभालने की कोशिश में वह थक जाता है, कभी कभी इसमें डूब भी जाता है। इसलिए कहा जाता है समुद्र के जल में तैरना मुश्किल होता है। प्रश्न नंबर 12 है कि समुद्र का जल खारा होता है क्यों। उत्तर लिखेंगे समुद्र का जल इसलिए खारा होता है क्योंकि इसके 1 लीटर पानी में 35 ग्राम नमक होता है। कितना होता है, 1 लीटर अगर पानी लेंगे तो लगभग 35 ग्राम इसमें नमक मिलेगा। इसी के कारण यह पानी पीने के काम नहीं आता है। इसमें नमक की मात्रा बढ़ने के कारण है नदियाँ इसमें विभिन्न पदार्थों को पहुँचाती हैं, जिसमें से किंचित नमक भी होता है। इधर समुद्र में वाष्पीकरण बराबर होते रहता है, इस कारण पानी तो उड़ जाता है और नमक एकत्र हो जाता है। यह प्रक्रम लाख वर्ष से हो रहा है, फलतः समुद्र में पर्याप्त नमक एकत्र हो गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि भूगर्भीय जल स्तर में कमी आ रही है क्यों। जो हमारा पृथ्वी के अंदर जल है उसके स्तर में कमी आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। उत्तर में लिखेंगे विभिन्न कल कारखानों की संख्या दिन प्रतिदिन क्या है, बढ़ती जा रही है। इन कारखानों में जल की खपत भी बढ़ती जा रही है। नगरों में पाइपों द्वारा जल का वितरण होता है। लापरवाही से नलकों को खुला छोड़ देते हैं। जहां 1 लीटर जल का उपयोग करते हैं वहीं 10 लीटर बेकार बहा देते हैं। पहले जहां 1 लोटा जल से शौच कार्य पूरा हो जाता था, अब वही प्लस के कारण 5 से 10 लीटर पानी तक खर्च करना पड़ता है। इधर भूगर्भीय जल का उपयोग तो बढ़ा, लेकिन भूगर्भीय जल के स्तर को बनाए रखने या ऊपर करने का प्रयत्न नहीं हुआ है। यही कारण है कि भूगर्भीय जल में कमी आ रही है। आगे देखते हैं वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे। वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य क्या होता है। उत्तर लिखेंगे वर्षा के पानी को एकत्र कर किसी प्रक्रम द्वारा जमीन के अंदर
पहुंचाकर हम वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। यानी जो हमारा वर्षा होता है हम किसी भी माध्यम से उसको एकत्रित कर सकते हैं, और एकत्रित करना ही उसको पृथ्वी के अंदर पहुंचा देना क्रिया ही क्या कहलाती है, वाटर हार्वेस्टिंग कहलाती है। अगर बात करते हैं वर्षा जल को छतों पर एकत्र करके पाइपों के सहारे हम क्या कर सकते हैं, ज़मीन के अंदर डाल सकते हैं, और जिससे ज़मीन जल स्तर जो है ज़मीन का वो बढ़ जाएगा। गाँव में जो गड्ढा कर सकते हैं, तालाब खोद सकते हैं, आदि खोद करके उसमें वर्षा के जल को एकत्रित करेंगे। धीरे धीरे यह रिस करके पानी पृथ्वी के अंदर जाएगा और उसका पृथ्वी के जल स्तर को बढ़ाने का कार्य करेगा। यही है वाटर हार्वेस्टिंग। प्रश्न नंबर 15 है, अगर आप फुटबॉल के खिलाड़ी हैं तो क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि पानी बचाइए। अगर आप फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि पानी बचाइए, क्या आप उनकी बात मानेंगे और क्यों? हाँ, हम मानेंगे, क्योंकि यह सबके हित के लिए है। सिर्फ यह नहीं कि फुटबॉल का खिलाड़ी ही कहे तो हम मानेंगे या क्रिकेट का खिलाड़ी मानेंगे, क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबके लिए है, सबके लिए, क्योंकि जल ही जीवन है, आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 16 है, ज्वार भाटा से क्या क्या लाभ और क्या नुकसान है, सूची बना करके कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है, ज्वार भाटा से लाभ की बात करते हैं। जब ज्वार आता है उसके बाद भाटा आता है, भाटा रिटर्न होता है, ज्वार पहले उठेगा तो किनारों तक आएगा। जब ज्वार आता है तो क्या करता है, अपने साथ मछलियाँ तट के निकट आ जाती हैं, शंख सीपी होते हैं, और भी जो चीज़ें बांधा है, कौड़ियाँ हैं, ये सब क्या है, किनारे आ जाती हैं। आंतरिक पत्तनों तक जहाज आ जाते हैं जहाँ पे हमें आवश्यकता होती है उससे ज्वार के माध्यम से। ज्वार भाटा से नुकसान भी होते हैं, कौन कौन से हैं? लोगों के सामान बहा ले जाती है जब रिटर्न होती है, आर्थिक नुकसान की आशंका मिलती है, कभी कभी अनजान लोग बह जाते हैं या आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है, ज्वार पहले आती है, भाटा बाद में आती है, और किसकी वजह से होता है? जब ज्वार आती है तो लहरें किनारे तक आती हैं, जब भाटा जाती है तो मतलब कि लहरों को फिर समेटते हुए पीछे लेके चली जाती है समुद्र की गहराई में। आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि पहले प्रश्न में बताया गया इसके, कि जो ज्वार है, भाटा है, ये क्या नाम है, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, और यह महीने में 2 बार आता है, यानी कि अर्धमासिक होता है, एक बार 15 दिन पे, एक बार 15 दिन पे, यानी टोटल महीने में 2 टाइम्स ये आता है। प्रश्न नंबर 18 है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इसमें से पहला प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वी का जलमंडल का हिस्सा है, मतलब जल यहाँ पर लिख लीजिएगा, जल नहीं, जलमंडल का हिस्सा है, कितना % भाग पृथ्वी पर जल है? तो ध्यान में रखेंगे 71% जो है जल से घिरा हुआ है। जो पृथ्वी हमारा है 71% जल से घिरा हुआ है। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है? पहला पॉइंट है हिंद महासागर, दूसरा है अरब सागर, तीसरा है आर्कटिक महासागर, और चौथा है फतेह सागर। ध्यान में रखेंगे, जो हमारा मुंबई है वो हमारा अरब महासागर के किनारे अवस्थित है। कहाँ पे है? अरब। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर खा इधर राइट आंसर जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, मुंबई किस सागर के किनारे अवस्थित है? रिटर्न यही रिपीट क्वेश्चन हो गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, यह स्थिति क्या कहलाती है? जब जल ऊंचाई के ऊपर जाता है तो हम क्या कहते हैं इसको? यह स्थिति हमारा ज्वार कहलाती है। क्या कहलाती है? यह स्थिति ज्वार कहलाती है। जब रिटर्न होते हैं तो उसको हम भाटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर खा इधर राइट आंसर हो जाएगा, ज्वार इसको कहेंगे, जब यह ऊंचाई की तरफ जो जल होगा जाएगा तब। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें से कौन झील है? पहला है काला सागर, दूसरा है लाल सागर, तीसरा है फतेह सागर, और चौथा है अरब सागर। तो ध्यान में रखेंगे, जो हमारा फतेह सागर ये हमारी झील है, जबकि काला सागर ये सागर है, फतेह सागर भी सागर है, अरब सागर भी एक सागर है। तो ऑप्शन नंबर जो खा है इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये फतेह सागर की बात करते हैं, फतेह सागर हमारा झील हो जाएगा। थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे, बोलने तो सही था लेकिन टिक लगाने में गलती हो गई। तो फतेह सागर क्या है? एक झील होती है, जबकि काला सागर, लाल सागर और अरब सागर ये सब क्या है? ये आपके सागर कहलाएंगे। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे दे रखा है कि पाठ का सारांश है। पाठ के सारांश को हम लोग जल्दी पढ़ लेते हैं। उससे पहले जितने प्रश्न थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा, जो कि आपकी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। कुछ बातें अगर रह जाती है तो पाठ के सारांश में हम कवर कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ऐसी आशंका है कि आने वाले दिनों में पानी पीने योग्य
पानी की भारी कमी हो सकती है। वैसे देखा जाए तो पृथ्वी का 71% भाग पानी से ढका है, किंतु वह पानी इतना खारा होता है कि उसे हम पी नहीं सकते हैं। पृथ्वी पर 0.3% ही पानी ऐसा है जिससे हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं और अन्य कार्यकलाप संपन्न कर सकते हैं। इसके अलावा जो पानी है वह ऐसे स्थानों पर है जहाँ जिसका दोहन हम नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में पानी को बचाकर ही उपयोग करना बुद्धिमानी है। पृथ्वी के अंदर का पानी नीचे भागा जा रहा है। यदि वर्षा के जल को हम किसी हिमकत से ज़मीन के अंदर पहुंचा सके तो सबके लिए अच्छा होगा। हम देखते हैं कि वर्षा के जल यूं ही बहकर समुद्र में चला जाता है। हमें इसे किसी प्रकार से रोकना चाहिए। जो पानी तालाबों, गड्ढों आदि में जमा होता है वह सूर्य के प्रकाश में सूख जाता है। इस कारण हमें चापाकल या कुएं के पानी को इस हिसाब से व्यय करना चाहिए कि उसकी बर्बादी नहीं हो पाए। शहर में नलकों द्वारा पानी वितरित किया जाता है, हमें इसे भी बचाकर व्यय करना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग प्रक्रम द्वारा हम भूमिगत जल को बचा सकते हैं। तात्पर्य है कि हमारे द्वारा उपयोग किया गया पानी किसी प्रकार पृथ्वी के अंदर पहुंचा दिया जाए। इससे पृथ्वी के अंदर जल की कमी नहीं होने पाएगी। भारत में अनेक झीलें हैं जिसका पानी मीठा होता है, लेकिन इन झीलों का लाभ यहाँ के निवासियों को नहीं मिल पाता है। कुछ झीलें नमकीन पानी की भी होती हैं जिससे नमक बनता है। समुद्र के जल से नमक तो बनता ही है। तो यही चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।